जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर हूं अपनी उज्जवल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में। और जो आज की जो क्लास रहेगी हमारी, वो आप लोगों के बीच में हमारी जो क्लास रहेगी हिस्ट्री की रहेगी। और दोस्तों, हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, कि किस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनी आई, कैसे क्यों उनको आवश्यकता पड़ी, कैसे कैसे उन्होंने अपने पैर फैलाए भारत के अंदर, किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया भारत के अंदर। ये सारी बातें हम अपने इस टॉपिक के अंदर कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए बता दूं, जो नए स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, इससे पहले हमारी 2-3 क्लासें निकल चुकी हैं जिसमें हम डचों को लेकर के बात कर चुके हैं, पुर्तगालियों को लेकर के बात कर चुके हैं, और क्यों यूरोपियन देशों को भारत के साथ व्यापार करने की आवश्यकता पड़ी, इस बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है और यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और उसमें अंग्रेज, कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेज आए, कैसे उन्होंने कंपनी की स्थापना करी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी, अंग्रेजों की। अंग्रेज यूरोपीय कंपनियों का भारत में या भारत आगमन, और उसमें जिसकी हम बात करें वो बात किसकी करेगा, आज अंग्रेजों की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों की बात करेंगे क्योंकि अंग्रेज सबसे सफल व्यापारी भारत के अंदर रहे। ना केवल व्यापारी रहे बल्कि प्रशासनिक रूप से भी उन्होंने भारत के अंदर 200 साल से लगभग 200 साल के करीब उन्होंने भारत पर शासन किया, ऐसा आप लोग सब लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, हम वहां से शुरू करते हैं इनकी कहानी, जहां से इन्होंने खुद स्टार्ट करी थी। चलिए हम बात करेंगे कि सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार करने की, या पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करने की, मैं अगर बात करूं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की जो इन्होंने स्टार्टिंग करी थी, वो करी थी 1599 में। देखिए दोस्तों, 1599 सितंबर 1599 के अंदर क्या हुआ, इस समय इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने एक सभा करी। इंग्लैंड के व्यापारियों ने सभा करी। अब देखिए दोस्तों, जब कोई सभा होती है उसमें 2-3 चीजें बहुत मुख्य रूप से आवश्यक हैं। एक तो अध्यक्ष, दूसरा वो सभा हो क्यों रही है। तो ये एक सभा हुई 1599 में, क्या हुई, सभा हुई। और इस सभा में क्या हुआ, इन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने पर विचार विमर्श किया। देखो दोस्तों, सीधी, मैं आप लोगों का समय खराब ना करके मैंने सीधी बात करी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो हमने बात करी थी, पहले पुर्तगालियों की बात करी थी, उसके बाद हमने डचों की बात करी थी। यह अलग बात है कि डच अंग्रेजों से पहले आए थे, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसे थे जिन्होंने डचों से पहले भारत के अंदर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी थी, अपनी कंपनी स्थापित करने में इन्होंने सफलता हासिल कर ली थी। और इनका जो सफर शुरू हुआ था वो 1599 में से शुरू हुआ था। 1599 में ब्रिटेन के अंदर कुछ व्यापारी या कुछ सौदागरों ने एक सभा करी, और उस सभा का जो उद्देश्य था दोस्तों, उद्देश्य था पूर्वी देशों के साथ क्या, व्यापार करना। अगर उद्देश्य पूछा जाता है तो ये आपके सामने उद्देश्य क्या था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना इनका उद्देश्य था। और ये जो सभा हुई थी, इस सभा के अंदर जो अध्यक्ष थे, इस सभा के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मेयर इस सभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस सभा की अध्यक्षता करी और इस पर एक योजना बनाई कि किस प्रकार से वो पूर्वी देशों के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। क्योंकि ये खबर इन तक पहुंच चुकी थी कि भारत के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। वो एक देख चुके थे, किसको देख चुके थे, पुर्तगालियों को देख चुके थे। जब पुर्तगाली भारत के अंदर आए और वो यहां से जो पहला व्यापारिक जहाज लेकर के गया, कौन, वास्को डी गामा, जब भारत की खोज करी, भारत से व्यापार के लिए वो जो काली मिर्च और मसाले लेकर, जड़ी बूटी लेकर के गया, और उस व्यापारिक जहाज से अकेले से उन्होंने 60 गुना, पुर्तगालियों ने 60 गुना मुनाफा कमाया था। 60 गुना मुनाफा कमाया जो यात्रा व्यय निकालने के बाद। और कुछ समय के लिए लिस्बन, जो कहां की, पुर्तगाल की राजधानी थी, अपने आप में एक वाणिज्य का केंद्र बन चुकी थी। तो ये बात अंग्रेज बहुत बेहतरीन तरीके से जानते थे, और उन्हें भी पता था जब पुर्तगाली व्यापार कर सकते हैं तो हम भी व्यापार कर सकते हैं।
और इस वजह से उन्होंने सभा करी 1599 में, और सभा का उद्देश्य आप लोगों के सामने, अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेयर थे। ये यहां तक आप लोगों के सामने क्लियर है। अब देखो दोस्तों, ये बात कब की? 1599 की बात है, और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ थी, और महारानी एलिजाबेथ के सामने ये लोग गए, और महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600, कब भाई? 31 दिसंबर 1600 में इनको एक अधिकार पत्र दिया, अधिकार पत्र दिया भाई। और उस अधिकार पत्र में क्या मेंशन कर दिया कि आप 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकते हैं? 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकते हैं? यहां पे व्यापार कर सकते हैं। ये ऐसा उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। एक तो ये, और दूसरा व्यापार का एकाधिकार, व्यापार पर क्या? एकाधिकार, अधिकार प्रदान किया। ओके, अब देखो मैंने क्या बात करी? मैंने बताया आपको महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्ष के लिए जो कंपनी ये जो सभा बनी थी, इस सभा में योजना बनाई, और इस सभा में जो योजना बनी थी, उस योजना के तहत 1599 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता भाई, 1599 में ही जिस कंपनी की स्थापना की इन्होंने, गवर्नर, एक कंपनी बनाई इन्होंने, गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स, गवर्नर ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the east, into the East Indies, अब देखो 1599 में सभा हुई, कुछ व्यापारियों ने सभा करी, उस सभा में योजना बनाई कि एक कंपनी स्थापित की जाएगी। उसके बाद 1599 में इन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी का नाम था गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, और ये कंपनी इन्होंने खड़ी कर दी। और इस कंपनी को, जो ये कंपनी आप लोगों के बीच में जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है, इस कंपनी को क्या किया? महारानी किसने? एलिजाबेथ ने, कब भाई? 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दे दिया। यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों का क्लियर हो चुका है, यह आप लोगों को पता लग चुका। अब देखो दोस्तों, एक बार आप इसको राइट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या बात हुई। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं इसको एक बार रफ करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा भाई। कंपनी गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ है, सॉरी भाई, एंड गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, स्टार्टिंग किया मैंने, आपसे पूछा जा सकता है कि इस भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसकी स्थापना कब की गई? तो कब की गई है? 1599 में की गई है। दूसरी बात करूं मैं आपसे, किसने की है? तो व्यापारियों की सभा ने करी थी, और उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? पूछा जा सकता है कि उस सभा के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मेयर थे। उसके बाद इसको परमिशन किसने दी थी? महारानी एलिजाबेथ ने इसको परमिशन दी थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसको क्या दी थी? परमिशन दी थी। कब दी थी भाई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दी थी। एंड बात करूं कितने दिन के लिए दी थी? 15 वर्ष के लिए दी थी। परमिशन में क्या दिया था? परमिशन में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया था। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मेरे साथ राइट डाउन कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, मैं अब इसको कर रहा हूं रफ, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। देखिए भाई, ये यहां से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, और मेरी 2-3 क्लासें पुर्तगालियों को लेकर के
और डचों को लेकर के निकल चुकी है। ये अंग्रेजों को लेकर के ये हमारी पहली क्लास है। ये अंग्रेजों को लेकर के हमारी पहली क्लास है कि किस प्रकार से अंग्रेज आए और कैसे इन्होंने बात करी। और जो मेरा शेड्यूल रहेगा, आज हम बात करेंगे अंग्रेज कंपनी, जो अंग्रेजों की जो कंपनी थी, किस प्रकार से उन्होंने, उनकी जो आपस में विवाद था या उनकी जो प्रोग्रेस का जो तरीका था उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरी क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी अंग्रेजों की जो सफलताएं हैं। कोशिश करूंगा मैं 2 क्लासों में इसको आप लोगों के बीच में पूरा कंप्लीट कराने की। चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करें हम आप लोगों से, यहां पर देखो कंपनी की स्थापना कर दी है। कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में। ये आप लोगों को पता लग गया। अब इस कंपनी की स्थापना तो होगी, ये कंपनी फंक्शन किस प्रकार से करेगी इस बारे में एक बार बात करेंगे। तो कंपनी का प्रबंधन कौन करेगा? देखिए, कंपनी का प्रबंधन करने के लिए जो आम सभा थी, आम सभा किसकी थी? ये आम सभा, ये सभा थी किसकी भाई? व्यापारियों की। व्यापारियों की जो आम सभा थी, इस सभा ने क्या किया कि भाई हम बंदे चुनेंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा। देखिए, इसने इन्होंने क्या किया? 24 बंदों का चुनाव किया। 24 + 2 + 24। ये लोग क्या करेंगे? कंपनी का प्रबंधन देखेंगे। प्रबंधन करता, प्रबंधन करेंगे या जो भी है आप लोग समझ सकते हैं, प्रबंधन देखेंगे भाई। अब देखिए, 2 + 24 क्यों लिखा मैंने? 2 + 24 इसलिए लिखा कि एक तो होगा क्या? निदेशक। निदेशक एक होगा क्या? निदेशक कितने होंगे? 01। उसके बाद उप निदेशक, ये कितने होंगे? 01। और भाई अन्य सदस्य ये होंगे 24। अब देखो, निदेशक 1, उप निदेशक 1 और अन्य सदस्य कितने होंगे? 24 होंगे। तो 26 लोग इस कंपनी का, जो कंपनी है गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग कंपनी टू द ईस्ट इंडीज कंपनी करके जो कंपनी मैंने आप लोगों के बीच में बताई थी, जो इन्होंने कंपनी खड़ी करी थी, उस कंपनी का प्रबंधन करेंगे। कितने लोग करेंगे? 26 लोग। अब ये लोग होंगे कौन? इनका चुनाव होगा भाई। और इनका चुनाव कौन करेंगे? ये व्यापारी करेंगे। इनका चुनाव ये व्यापारी करेंगे। मतलब ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कंपनी के प्रबंधन में कितने लोग शामिल होंगे? तो कंपनी के प्रबंधन में 26 लोग शामिल होंगे। अमूमन तौर पे आप लोग 24 बोलते हैं, मैं बताता हूं आपको 26 होंगे, जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 लोग इसके अलावा रहेंगे। टोटल 24 नहीं होंगे, टोटल 26 होंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो लोगों का जो समूह है, जो कंपनी को देखेगा, इन लोगों के समूह को क्या बोलेंगे? निदेशक मंडल। निदेशक मंडल भाई, निदेशक मंडल बोलेंगे, या आगे चल के इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जाना गया। आपसे पूछा जा सकता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, निदेशक मंडल क्या है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए भाई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जाना गया। अब देखिए दोस्तों, हमने बात करी कंपनी खड़ी होगी। ये कंपनी किसने खड़ी करी है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। उसके बाद कंपनी का प्रबंधन, और ये कंपनी का प्रबंधन कौन करेंगे? जो व्यापारियों का समूह जिन्होंने कंपनी करी थी, वही लोग चुनेंगे 24 लोगों को, और वही लोग क्या करेंगे? कंपनी का प्रबंधन देखेंगे, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और निर्देशक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, यहां पर इसके चुनाव में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था? इनको 15 साल के लिए व्यापार के एकाधिकार प्रदान कर दिए थे। तो ये अपनी मर्जी से यहां पर बंदे चुनेंगे जो कि कंपनी को देखेंगे। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो चुका है। आगे चलता हूं मैं। देखिए दोस्तों, एक बार इसको आप नोट करेंगे जल्दी से, ताकि फिर मैं आप इसको रफ कर दूं और आगे बढ़ूं भाई। चलता हूं भाई। हमने यहां तक क्लियर किया कि किस प्रकार से कंपनी
किस प्रकार से महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को परमिशन दी, आप लोगों को पता लग गया। ओके, अब 1603 में क्या हुआ, 1603 महारानी एलिजाबेथ प्रथम की क्या होगी भाई, मृत्यु होगी। अब जब 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके जो जेम्स प्रथम, जो इंग्लैंड में जो शासन था किसका राजा, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का शासन रहा और इन्होंने क्या किया, जेम्स प्रथम ने 1609 में, ध्यान से सुनना भाई, 1609 में एक चार्टर निकाला या अधिनियम, वी कैन से अधिनियम या चार्टर, 1609 का चार्टर था। और इस चार्टर के तहत इन्होंने क्या किया, जो कंपनी को 15 वर्ष के लिए परमिशन दी थी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की, 15 वर्ष के लिए जो परमिशन दी थी किसने, एलिजाबेथ ने, उसको क्या कर दिया, शाश्वत कर दिया। शाश्वत बोले तो अनलिमिटेड कर दिया, अनिश्चित काल तक कर दिया भाई, उसकी जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया, अनिश्चित काल तक कर दिया गया, या कह सकते हैं हम उसको शाश्वत कर दिया गया भाई, शाश्वत कर दिया गया या अनिश्चित अनलिमिटेड समय तक अब कंपनी क्या है, भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ क्या करेगी, व्यापार करेगी और उस व्यापार पर एक का अधिकार रहेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, जो मैं बार बार कर रहा हूं, एक का अधिकार किस पर भाई, व्यापार पर, एक का अधिकार व्यापार पर रहेगा। इस चीज को इसने क्या बढ़ा दिया, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए 15 वर्ष के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने की थी और जेम्स प्रथम ने कितने साल के लिए कर दिया, इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेकिन साथ ही ये बोल दिया कि भाई यदि इस कंपनी को समाप्त करने से, गवर्नमेंट को यदि इस कंपनी को समाप्त करने से राजा को लाभ होगा या ब्रिटेन को लाभ होगा या इंग्लैंड को लाभ होगा, तो इसे खत्म भी किया जा सकता है, इस कंपनी को समाप्त भी किया जा सकता है। कब, कैसे किया जा सकता है, 3 वर्ष पहले बता करके, 3 वर्ष पहले सूचना दे करके उसके बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, इस कंपनी को समाप्त भी कर दिया जाएगा। यदि वह बात, कंपनी को समाप्त करना ब्रिटेन के लिए लाभप्रद है या ब्रिटेन के राजतंत्र के लिए लाभप्रद है, तो क्या किया जा सकता है मेरे भाइयों, उसे समाप्त किया जा सकता है। ऐसा इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई। ओके, उसके बाद बात करूं मैं 1609 के बाद 1615 और 1624 में काफी विशेष जो चार्टर आए, कंपनी के लिए चार्टर बने थे 1615 में भी और 1624 में भी। मैं यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि उनसे भी जो कंपनी की स्थिति थी काफी मजबूत हुई, उनसे भी क्या हुआ, कंपनी की स्थिति काफी मजबूत हुई। अब देखो दोस्तों, यहां पर बात करूं मैं आप लोगों से, जब व्यापार पर एकाधिकार स्थापित था तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कंपनी में हैं, जो सौदागर हैं, या जिन लोगों को उस कंपनी में डिटेल किया गया है सौदागरों ने, वही लोग व्यापार करेंगे। कोई भी स्वतंत्र व्यापारी या कोई भी दूसरी कंपनी भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। ये मतलब है व्यापारी एकाधिकार का, जिसको कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब देखो सिचुएशन, थोड़ी सी सिचुएशन समझाता हूं, फिर समझाता हूं, फिर उसके बाद चलेंगे भाई। 1601 से लेकर के और 1612 तक भाई, 1601 से लेकर के 1612 तक जो कंपनी का जो शुद्ध व्यापार रहा वो 20% लाभ रहा, लाभ रहा 20% लाभ रहा भाई। और यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग में जब कंपनी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया, मैं यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस समय की कंपनी की सिचुएशन बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्या था। मैं यहां पर आप लोगों को यह नहीं बता रहा अब कि कैसे उन्होंने भारत के अंदर घुसे, कैसे उन्होंने भारत के अंदर अपने आप को स्थापित किया। एक बार आप कंपनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आप लोग मतलब लाइफ टाइम के लिए दोबारा से पढ़ने की इस टॉपिक को जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन रिप्लाई, आप रिप्लाई दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो। यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को बता करके टाइम खराब नहीं करूंगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती तो पक्का 100% आप लोग बताएंगे
और क्लास खराब लगती है तो 1000% आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे ताकि मैं सुधार कर सकूं। आप लोग मेरे आईने हो, आप लोग मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग ये जो मुझे ये बताओगे कमेंट्स करके कि सर ये अमेंड करें आप, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी क्लासें लेकर के आता रहूं। चलिए दोस्तों, हमने बात करी क्या 1601 से 1612 तक जो कंपनी का जो लाभ रहा था वो 20% लाभ रहा था, बहुत ज्यादा लाभ था। और यहां पर एक चीज और बता दूं, 1612 में कंपनी ने क्या किया था, 2 लाख पाउंड 2 लाख पाउंड राशि लगा करके 1 लाख पाउंड लाभ कमाया था। 2000 खाली 1612 में 1 लाख पाउंड क्या कमाया था, लाभ कमाया था भाई कंपनी ने। अब ये तो 50% से भी ऊपर हो गया, ठीक है। खाली 1612 की बात करें, एवरेज नहीं 1601 से 1612 तक की, तो 20% लाभ रहा था भाई। यहां तक ये मैटर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ चुका है तो जल्दी से आप एक बार इसको राइट डाउन करेंगे ताकि फिर मैं इसको रफ करूं और आगे बढ़ूं। एक सेकंड में देखिए, मैंने बात करी 1603 में महाराजा एलिजाबेथ की मृत्यु होगी, तो उसके बाद कौन आए, जेम्स प्रथम आए, और 1609 में उन्होंने क्या निकाला, चार्टर निकाला। और जो 15 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया था, 15 वर्ष जो इनकी जो रखी गई थी, लिमिट रखी गई थी कंपनी की, जो कि पूरी देशों के साथ व्यापार करेगी, एकाधिकार व्यापार रहेगा, वो कब तक रहा इन्होंने, कब तक कर दिया, शाश्वत कर दिया, यानी कि अनलिमिटेड कर दिया, निश्चित काल के लिए कर दिया गया, अधिकार बढ़ा दिया गया। और जो व्यापार की स्थिति रही है 1601 से 1612 तक, वो 20% लाभ की स्थिति रही है। एंड देन बात करूं मैं 1615 में भी एक आया, 1624 में भी कंपनी को जो चार्टर आए उनसे बड़ा फायदा मिला। 1612 में 2 लाख पाउंड लगा करके 1 लाख पाउंड इन्होंने लाभ कमाया भाई। ये यहां तक आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट बात है भाई, ठीक है। एक बार आप इसको राइट डाउन करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए दोस्तों, हो चुका होगा आप लोगों का। भाई अच्छा टॉपिक है और यहां से किसी भी लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। जुड़े रहिए और एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहिए, एक दूसरे को शेयर करते रहिए। अगर क्लासें अच्छी लगती है तो आप लोगों को हो सकता है आपकी एक राय, हो सकता है आपकी एक सलाह किसी की लाइफ बना दे। चलिए दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं 17वीं जो शताब्दी है, 17वीं शताब्दी में क्या था, व्यापार पर एकाधिकार। किसका भाई, जो कंपनी है, कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार, कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार रहा भाई। और इस बात को लेकर के अंग्रेजों में वाद विवाद रहा, इस बात को लेकर के अंग्रेजों में वाद विवाद रहा। यहां पर क्या हुआ, चार्ल्स, एक समय ऐसा आया, एक घटना घटी। पहले आप लोग ये समझिए 17वीं शताब्दी में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार रहा। आगे मैं बात करूंगा इस बारे में थोड़ी सी और आप लोगों से, लेकिन यहां पर एक बात बीच में और आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस बात की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी को, भारत में कंपनी को किले बनाने की, उसके बाद सेना रखने की, युद्ध करने की, संधि करने की, न्याय करने की, यह परमिशन कंपनी को किसके द्वारा दी गई, यह परमिशन कंपनी को किसके द्वारा दी गई और क्यों दी गई। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय द्वारा क्या किया गया, आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हुई, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से क्या हुआ, इन्होंने कंपनी से क्या लिया, कर्जा लिया 1,70,000 पाउंड कंपनी ने कर्जा दिया। किसको दिया भाई, चार्ल्स द्वितीय को, जो उस समय के राजा थे। चार्ल्स द्वितीय को क्या किया, कंपनी ने 1,70,000 पाउंड कंपनी ने क्या दे दिया, कर्जा दे दिया या ऋण दे दिया, जिसको आप ऋण दे दिया भाई, या आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जब कंपनी ने ऋण दिया तो कंपनी इससे कुछ चाहेगी, और कंपनी ने क्या किया, इनसे परमिशन ली एक और परमिशन क्या ले ली, कंपनी को परमिशन दे दी। किसने, चार्ल्स द्वितीय द्वारा एक चार्टर दिया गया, उस चार्टर के द्वारा कंपनी को क्या दे दी, सुविधा प्रदान कर दी। किसकी प्रदान कर दी भाई, किले बनाने की,
किले बनाने की, नंबर 1। नंबर 2, पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर तो एकाधिकार था ही था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार और युद्ध करने की, वह संधि करने की। अब युद्ध और संधि होंगे तो जरूरी बात है क्या चाहिए, सेना रखने की और न्याय करने की। न्याय करने की क्या दे दी भाई, परमिशन दे दी। ये सारी की सारी बातें इन्होंने किसके एवज में, जो गवर्नमेंट को इन्होंने, जो राजा था, राजा को 1,70,000 पौंड वहां की क्या भाई, कई बार पूछ लिया जाता पौंड कहां की मुद्रा है, तो इंग्लैंड की मुद्रा क्या पौंड है। मैंने पीछे गिल्डर की बात करी थी, गिल्डर कहां की मुद्रा थी, डचों की। चलिए दोस्तों, तो किले बनाने का, पूर्वी व्यापार और युद्ध करने की, संधि करने की, सेना रखने की, न्याय करने की परमिशन ले ली पूर्वी देशों के साथ कि भाई आप लोग ये काम कर सकते हैं। और ये परमिशन दे दी चार्ल्स द्वितीय ने। 1,70,000 जब ऋण दिया कंपनी ने, किसको, चार्ल्स द्वितीय को, तो उन्होंने ये परमिशन प्रदान कर दी। यहां से बहुत सुंदर क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है मेरे मित्रों की, किले बनाने की परमिशन ब्रिटेन में किसने दी थी। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ब्रिटेन में किसने दी थी। भारत का भी आएगा जिक्र, तब मैं बताऊंगा, जब ये भारत के अंदर मैं इनको लेके आऊंगा तब बताऊंगा आप लोगों के कैसे कैसे। लेकिन ब्रिटेन से इनको जो परमिशन प्राप्त हुई है वो चार्ल्स द्वितीय के द्वारा परमिशन प्रदान कर दी गई है। एक बार आप जल्दी से 1 सेकंड में इसको राइट डाउन कर लें ताकि मैं आप लोगों के आगे बढ़ूं भाई। जल्दी आप लोग इसको लिख लेंगे एक बार। हो गया भाई। चलिए भाई, देखिए भाई, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं आज मैं, जल्दी कर रहा हूं ताकि, क्योंकि आप लोगों के 1-2 लोगों के मैसेज आए हुए थे, सर थोड़ा सा लंबी चल जाती क्लास। भाई लंबी चलेगी क्लास, यदि आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर लेके चलेंगे तो लंबी चल सकती है क्लास भाई, 10-5 मिनट की कोई इशू नहीं है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूं सीधी 1688। हाँ 1688। अब देखो दोस्तों, 1688 में क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर क्रांति हुई। बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं भाई 1688 वाले, ध्यान रखना भाई। 1688 में क्या हुआ, इंग्लैंड के अंदर क्रांति हुई। इंग्लैंड के अंदर क्या हुई, क्रांति हुई। आपसे पूछा जा सकता है इंग्लैंड में क्रांति कब हुई, 1688 में। और इस 1688 की क्रांति ने इंग्लैंड का क्या कर दिया, पूरा नक्शा ही बदल दिया। इंग्लैंड का क्या कर दिया, पूरा नक्शा ही बदल दिया। इन्होंने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय, जिसका मैंने जिक्र किया, चार्ल्स द्वितीय का तख्ता पलट दिया। चार्ल्स द्वितीय का तख्ता पलट दिया इन्होंने। और क्या किया, चार्ल्स द्वितीय का तख्ता जब पलट दिया इन्होंने, तो चार्ल्स द्वितीय नहीं, जेम्स द्वितीय। अब कौन राजा है, तो 1688 में जेम्स द्वितीय भाई। इस समय कौन है, जेम्स द्वितीय। एक क्रांति हुई 1688 में। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में क्रांति कब हुई, तो 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई। और जेम्स द्वितीय का क्या कर दिया, तख्ता पलट दिया भाई, तख्ता पलट। मतलब अगर मैं इन द सेंस, अगर मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या हुआ, जो जेम्स द्वितीय थे वहां पे उस समय जो शासन कर रहे थे, ब्रिटेन के अंदर जो शासन कर रहे थे, इनका जो राज था उसको खत्म कर दिया आम पब्लिक ने। और यहां पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, संसद निकल करके आया ब्रिटेन में। और आपसे पूछा जा सकता है ब्रिटेन का संसद किसकी देन है, तो 1688 की क्रांति ब्रिटेन के संसद की, 1688 की क्रांति की वजह से ही ब्रिटेन में संसद स्थापित हुआ। या ब्रिटेन जो संसद है, ब्रिटेन का जो संसद है वो किसकी देन है, तो 1688 की क्रांति की देन है ब्रिटेन का संसद। अब देखो संसद की सर्वोच्चता, अब देखना यहां पर क्या हुआ, 1688 में इसके जेम्स द्वितीय को क्या कर दिया, तख्ता पलट दिया। और यहां पर इन्होंने विलियम तृतीय व इनकी पत्नी कौन थी, मैरी को संयुक्त रूप से भाई, संयुक्त रूप से ब्रिटेन का
शासक घोषित कर दिया। संयुक्त रूप से ब्रिटेन का शासक, ब्रिटेन का शासक घोषित किया। अब देखो दोस्तों, यहां पे आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, आप लोगों ने ये थिंक करनी है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि भाई किन दो राजा और रानी को संयुक्त रूप से ब्रिटेन में शासक घोषित किया? तो मेरे मित्रों, जो विलियम तृतीय है, विलियम तृतीय और उनकी पत्नी मैरी, मैरी को क्या किया इन्होंने, विलियम तृतीय और मैरी को क्या किया इन्होंने संयुक्त रूप से घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया भाई? जो क्रांति हुई थी क्रांतिकारियों ने। मैं क्रांति के ऊपर नहीं जाऊंगा कि कौन अध्यक्ष था, क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमारी जो काम की बात है वो यही है कि यहां पर 1688 जो ब्रिटेन की सर्वोच्चता है वो स्थापित कर दी गई। और यहां पर क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिटेन के संसद की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता किसकी देन है? तो 1688 की क्रांति की भाई, 1688 का रेवोल्यूशन था, जो क्रांति थी, उसकी देन है ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता। और अब क्या हुआ, ब्रिटेन की सर्वोच्चता। अब मैं यहां पे एक बात, पॉलिटी का क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आ जाता है, हमने संसद कहां से लिया है मेरे भाइयों? मैं बहुत बार बात करता हूं, पॉलिटी की क्लासेस जब लेता हूं तो मैंने बताया था, हमने जो संसद लिया है, संसद व्यवस्था कहां से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन के संसद एंड इंडिया के संसद और भारत के संसद में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन पार्लियामेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट? इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो अंतर यही है जो मैंने लिखा, क्या सर्वोच्चता वाला बात जो है, क्योंकि भारत में जो है, भारत में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या सर्वोच्च नहीं है। और इंडिया सॉरी ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सर्वोच्च है। आपको पता होना चाहिए। ये सर्वोच्चता कैसे हासिल की थी? तो 1688 की जो क्रांति हुई थी, इसने इस समय ये इन्होंने हासिल कर ली थी, ब्रिटेन के संसद ने सर्वोच्चता हासिल कर ली थी। और यहीं से दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, जब यहां पर आम चुनाव हुआ तो ह्यूइंग पार्टी सत्ता में आई। कौन सी पार्टी सत्ता में आई? ह्यूइंग पार्टी सत्ता में आई। और इस पार्टी ने पार्टी में कौन सी आई? सत्ता पार्टी में आई। और ये जो इसके खास बात थी वो क्या थी कि व्यापारिक एकाधिकार के खिलाफ थी भाई, व्यापारिक एकाधिकार खिलाफ थी भाई। अब देख, अब बनता खेल इनके साथ कैसे। देखिए, ह्यूइंग पार्टी सत्ता में आई कब? 1688 से पार्टी सत्ता में आते ही इसने क्या देखा कि ये पार्टी जो व्यापारिक, जो गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, जो कंपनी ईस्ट इंडीज, जो कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आई थी, जिसके पास एकाधिकार थे, जो कि महारानी एलिजाबेथ ने, उसके बाद जेम्स ने दिए थे, जेम्स प्रथम ने दिए थे। तो वो अधिकार उसकी एक पार्टी क्या थी, इस चीज के खिलाफ थी, इस चीज के खिलाफ थी। अब देखो 17वीं शताब्दी में मैंने एक लाइन लिखी थी, 17वीं शताब्दी में लगभग क्या था भाई, 17वीं शताब्दी में लगभग क्या था कि व्यापार पर एकाधिकार था। लेकिन कुछ अंग्रेज अधिकार क्या करते थे, कुछ अंग्रेज लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे पूर्वी देशों के साथ, व्यापार करते थे पूर्वी देशों के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। तो ये क्या बोलते थे, अपने आप को स्वतंत्र व्यापारी बोलते थे, स्वतंत्र व्यापारी। और कंपनी इनको क्या बोलती थी? कंपनी इनको बोलती थी दस्तानजे। एक कंपनी इनको दस्तानदे बोलती थी, दस्तानदे बोलती थी। अब 1688, एक बार आप राइट डाउन करेंगे, एक बार मेरे साथ के साथ आप जल्दी लिखेंगे, मैं रखूंगा। देखिए 1688 ब्रिटेन में क्रांति का, वही 1688 में क्रांति का क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जेम्स जो द्वितीय थे, इसके शासन के क्या हुआ, इसके तख्ते को क्या कर दिया, इसके जो शासन था इसको पलट दिया, इन्होंने पलट दिया। और यहाँ पर ब्रिटेन के संसद की क्या सर्वोच्चता स्थापित हो गई। उसी समय क्या हुआ, ह्यूइंग पार्टी क्या हुई, सत्ता में आई। वो व्यापारिक एकाधिकार के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, हर आदमी किसके साथ, पूरी देशों के साथ व्यापार करे। यहीं पे मैं बता दूं, इन्होंने जब तख्ता पलट किया, जेम्स तृतीय को हटाया तो किसको लगाया, विलियम तृतीय को, और उनकी पत्नी को मैरी को क्या किया, इन्होंने संयुक्त रूप से अपना शासक घोषित कर दिया गया। ठीक है, ओके। 17वीं शताब्दी में कुछ लोग जो अंग्रेज व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार करते थे, हालांकि था एक अधिकार, लेकिन कुछ व्यापारी करते थे एशिया के साथ, एशिया में व्यापार करते हुए अपने आप को स्वतंत्र कहते थे, और इनको दस्तानदे बोलते थे। जल्दी से आप इसको राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट जो भी कुछ करना आप लोगों ने आप कर सकते हैं भाई, जल्दी करिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ पाऊं भाई।
ये दस्तांज है, दस्तांज भाई, सॉरी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी मैं भी। ओके, दस्तांज है भैया, इनको दस्तांज। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दस्तांज का संबंध किससे रहा, तो जो अंग्रेज स्वतंत्र व्यापारी थे उनको दस्तांज बोला जाता है, कंपनी इनको दस्तांज बोलती थी। चलिए दोस्तों, मैं रफ कर रहा हूँ। ओके भाई, अब क्या हुआ, अब देखो आगे क्या हुआ। अब जो ह्यूमिंग पार्टी आई सत्ता में, इसको ह्यूमिंग पार्टी सत्ता में आई, ह्यूमिंग पार्टी सत्ता में आई। इसने आते क्या किया, ये किसके खिलाफ थी, एक अधिकारी के खिलाफ थी। तो इसने क्या किया, जो प्रतिद्वंदी थे, जो विदेशी, जो स्वदेशी जो प्रतिद्वंदी थे, इन्होंने क्या किया, व्यापार करने के लिए, क्योंकि इनकी भी थिंक ऐसी थी और वो भी चाहते थे कि हम भाई एक अधिकार समाप्त हो, और जो दूसरे जो पैसे वाले, ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटेन के अंदर कुछ ही लोग पैसे वाले हों, या भाई मान लो जिन्होंने सभा करी स्टार्टिंग में वही पैसे वाले थे, बाद में बहुत सारे लोग पैसे वाले बने हैं। उन्होंने भी चाहा कि वो भारत के साथ व्यापार करें, और उस बात को लेकर के जो जैसे ह्यूमिंग पार्टी आई, उनकी इस जो इच्छा को क्या मिल गई, हवा मिल गई। इच्छा को ह्यूमिंग पार्टी के आने से क्या मिल गई, हवा मिल गई। तो उसी समय 1688 में एक कंपनी, दूसरी कंपनी की स्थापना हुई, जिसको न्यू कंपनी के नाम से जाना गया। न्यू कंपनी की क्या होगी भाई, स्थापना होगी। आपसे पूछा जाएगा न्यू कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1688 में। अब देखिए, दोनों प्रतिद्वंदी हैं, दोनों प्रतिद्वंदी हैं। इन्होंने क्या किया, एशिया के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। एशिया के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया गया, तो कोई सी भी कंपनी आपस में समझौता करने को तैयार नहीं है। ना तो गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, और ना ही न्यू कंपनी क्या करने, आपस में समझौता करने को तैयार नहीं है। दोनों कंपनी ये चाहती कि हमारे को विशेष अधिकार प्राप्त हो, दोनों कंपनी क्या चाहती है, हमारे को विशेष अधिकार मिले। तो यहां पे क्या हुआ, दोनों ने एशिया के साथ व्यापार करना, एशिया महाद्वीप के साथ व्यापार करने की कोशिश करी। तो यहां पे क्या हुआ, रेड ब्रिज नामक एक इनका व्यापारिक जहाज था। रेड ब्रिज व्यापारिक जहाज था, किसका था, ये था जो रेड ब्रिज जहाज था, ये किसका था, ये न्यू कंपनी का था भाई। रेड ब्रिज नामक एक व्यापारिक जहाज था न्यू कंपनी का, और इसको अपने विशेष अधिकार दिखा करके, विशेष अधिकार के द्वारा इसको रोक दिया गया। किसने रोका भाई, जो आपकी जो पहली कंपनी है, गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट जो कंपनी थी, उसने रेड ब्रिज जो व्यापारिक जहाज था, किसका जहाज था, न्यू कंपनी के इस जहाज को रोक दिया। और जब ये बात कहां पर पहुंची, ये बात कहां पर पहुंची, कॉमन हाउस में। कहां पर भाई, कॉमन हाउस में। कॉमन हाउस में जब ये बात पहुंची, तो इन्होंने क्या किया, 19 जनवरी 1994 को एक एक्ट पारित कर दिया गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक एक्ट पारित कर दिया गया, या एक चार्टर निकाल दिया, एक एक्ट पारित हो गया, कानून बना दिया। और उस कानून में क्या लिख दिया भाई, कि जब तक ब्रिटिश संसद व्यापार के लिए मनाही ना करे, जब तक, देखो भाई बड़े ध्यान से सुनना, 19 जनवरी 1994 में एक एक्ट पारित कर दिया गया, और उसमें लिख दिया गया, संसद, जब तक ब्रिटिश संसद, कौन सा संसद है, ब्रिटिश संसद व्यापार की मनाही ना कर दे, तब तक ब्रिटेन का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। यहां पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बनता है कि व्यापार एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, कब खत्म किया गया, कब उसको मतलब जो इनके पास जो अधिकार था उसे निरस्त किया गया। तो ये 19 जनवरी 1994 को, सॉरी 1904 लिख दिया मैं, 1694 को, 1694 को, कब भाई, 1694 को ये क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इसको। और ब्रिटेन की संसद ने सबके लिए ये एक अधिकार बना दिया कि सब लोग क्या कर सकते हैं भाई, सब लोग पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं खुले दिल से। और यहां पर क्या हुआ,
अब दोनों प्रतिद्वंदियां कंपनियां मैदान में आ चुकी हैं भाई। एक बार हाँ चलिए है जगह। अब क्या हुआ, अब न्यू कंपनी क्या है, न्यू कंपनी आ गई है, लेकिन उसी समय बात कब की, 1698 1698 के आसपास की बात है। 1698 में क्या हुआ कि भाई एक 1698 में आर्थिक मंदी, वित्तीय संकट आ गया, जिसमें ब्रिटेन में क्या आ गया, 1698 में घटना हुई। एक घटना तो ये रेड ब्रिज वाली हुई, ये कब हुई है, ये 1688 में न्यू कंपनी की जब स्थापना हो गई थी तो इसको जहाज को रोक दिया गया। एक घटना ये 1698 में, ये क्या हुई, वित्तीय संकट आ गया भाई, या आर्थिक मंदी जिसको बोलते हैं, जो कि अभी भी आने वाली है। जो कोविड-19 बीमारी है, नोवेल कोरोना वायरस नामक नोवेल कोरोना जो नया वायरस है, उस कोरोना भाई साहब की वजह से जो पूरे फैमिली के साथ आया हुआ है, उसकी वजह से भी आर्थिक मंदी आने के पूरे आसार, लोग बड़े दुख के दिन देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, उस पर बात नहीं करूंगा, समय खराब नहीं करूंगा मैं। ओके, तो वित्तीय संकट आएगा तो इन्होंने क्या किया, जो विशेष अधिकार था उसकी नीलामी पे लगा दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो विशेष अधिकार, कौन सा विशेष अधिकार, जो व्यापार के लिए जो विशेष अधिकार थे कि भाई इस कंपनी को ये अधिकार दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने क्या किया, अपनी जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने अपनी जो कंपनियां थी, दोनों न्यू कंपनी थी, और जो मर्चेंट एंड गवर्नर ऑफ लंदन गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट जो कंपनी थी, वो ईस्ट इंडीज जो कंपनी थी, उस कंपनी और न्यू कंपनी के बीच में क्या कर दिया इन्होंने, जो विशेष अधिकार देने थे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं समझूं, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं कि गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करेगी, और वो कुछ अधिकार बना दी, भाई ये अधिकार इस कंपनी के पास होंगे, उनकी नीलामी निकाल दी, ताकि उस नीलामी से जो पैसा आएगा देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और उसमें क्या हुआ, 20 लाख पाउंड में, आपको पता होना चाहिए, 20 लाख पाउंड में, और ये विशेष अधिकार न्यू कंपनी ने खरीद लिए। 20 लाख पाउंड देकर के विशेष अधिकार किसने खरीद लिए, न्यू कंपनी ने खरीद लिए भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कब, ये कब की बात है, ये है 1698 की। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे और भी एक बार जल्दी से बढ़ता हूं भाई। ओके, रफ कर रहा हूं भाई मैं। अब देखो दोस्तों, न्यू कंपनी ने क्या किया, न्यू कंपनी ने 20 लाख पाउंड देकर के, किसने 20 लाख पाउंड देकर के विशेष अधिकार कर लिए। लेकिन यहां पर ये कंपनी क्या थी, जो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी थी, मर्चेंट, ये जो गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज जो कंपनी थी, उस कंपनी का सामना नहीं कर पाई। और इसमें असाधारण घटना घटी। क्या हुआ, एक असाधारण क्या हुआ, घाटा पड़ गया भाई, इस कंपनी में घाटा पड़ गया, असाधारण। और इस कंपनी के जो, हालांकि इसको एक क्वेश्चन और बन जाता है, इन दोनों कंपनियों में किस कंपनी को सरकार का संरक्षण प्राप्त था, सरकार का संरक्षण प्राप्त था। तो जो कंपनी कौन सी, न्यू कंपनी को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, असाधारण घाटा पड़ गया। कारण क्या था कि जो कंपनी पहले से स्टेबल थी, गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज जो कंपनी थी, उस कंपनी के जो कुशल जो लोग थे, वो समझदार थे, कुशल प्रशासन के सामने ठहर नहीं पाई और असाधारण घाटा हो गया। इसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। वो ऑप्शन क्या बचा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहली जो कंपनी थी, उस कंपनी के साथ क्या करे, समझौता करे। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कौन सी कंपनी के पास, न्यू कंपनी के पास। एक व्यक्ति थे लॉर्ड, ये थे अपने जो व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड गोडोल्फिन, लॉर्ड गोडोल्फिन। इनकी मदद से इन दोनों कंपनियों में समझौता हो गया, पेचअप हो गया। वो तुम्हारा होता रहता ना, कभी पेचअप कभी ब्रेकअप। स्टूडेंट लाइफ इसी तरह से गुजर जाती, कभी पेचअप में कभी ब्रेकअप में। पढ़ाई से तो बहुत दूर की बातें होती हैं। चलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है कि जो न्यू कंपनी थी,
और जो बेसिक रूप से जो मूल कंपनी थी, मैं अब उसका इतना लंबा चौड़ा नाम बार बार नहीं लूंगा, मूल कंपनी बोलूंगा। मूल कंपनी और जो न्यू कंपनी थी उसके बीच में समझौता किसने कराया? लॉर्ड गोडोल्फिन ने यह समझौता कराया भाई। इसने मध्यस्थता करके समझौता करा दिया और क्या करा दिया इनका आपस में भाई, एक सुलह के तौर पे इनका करा दिया भाई। अब यहीं से आगे मैं बताऊं आप लोगों को। अब 1698 में क्या हुआ? दो कंपनियों की और स्थापना हुई, क्योंकि जब रास्ता साफ हो गया किसके आधार पर 1698 में दो कंपनियों की स्थापना हुई थी, क्वेश्चन बन जाएगा। तो 19 जनवरी 1694 का जो एक्ट कॉमन हाउस में पारित हुआ था कि सब लोग व्यापार कर सकते हैं पूर्वी देशों के साथ, उस एक्ट के आधार पर दो कंपनियों की यहां पर स्थापना हुई। पहली कंपनी जनरल सोसाइटी, पहली कंपनी जनरल सोसाइटी। दूसरी जो कंपनी थी वो कौन सी थी? इंग्लिश कंपनी ऑफ ईस्ट इंडीज। ये दो कंपनियों की स्थापना हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1698 में कौन कौन सी कंपनियों की स्थापना हुई थी? तो जनरल सोसाइटी और दूसरी थी इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट। इन दो कंपनियों की यहां पर क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1698 में। अब दोस्तों बहुत बढ़िया बात निकल कर क्या रही है, जल्दी से, समय मेरा इजाजत नहीं दे रहा, बार बार मैं घड़ी देख रहा हूं, आप लोगों को भी पता लग रहा है। अब देखिए एक कंपनी की स्थापना कब हुई है, मैं यहां पर सीधे पॉइंट पे आऊंगा। एक कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1599 में। कौन सी कंपनी? गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, नंबर 1 कंपनी। कब हुई है? 1599 में। यहां तक क्लियर हो गया। सेकेंड कंपनी की कब स्थापना हुई है? 1688 में। न्यू कंपनी आप लोगों के सामने है 1688 में, यह आप लोगों को पता है। एंड देन तीसरी कंपनी 1698 1698 की स्थापना कब? जनरल सोसाइटी। एंड फोर्थ कंपनी जो चौथे नंबर की जो कंपनी, इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट। इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट। इन कंपनियों ने भी क्या किया? 1702 में, बड़े ध्यान से सुना भाई, 1702 में इन कंपनियों ने भी क्या किया? जो मूल रूप से जो कंपनी थी जिसका कि 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा नाम है, उसमें विलय के लिए प्रस्ताव रख दिया भाई। विलय के लिए प्रस्ताव। आपसे पूछा जाएगा कि जनरल सोसाइटी ने विलय के लिए मूल कंपनी में विलय के लिए प्रस्ताव कब रखा? तो 1702 में। इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट ने कब रखा? तो उसने भी 1702 में। मेरे मित्रों ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर मैं बात करूं तो 1708 में ये चारों कंपनियां इकट्ठी हो गई। 1708 के अंदर इन चारों कंपनियों का आपस में क्या हो गया? जो अलग अलग विलय, एक बार आप राइट डाउन करेंगे जल्दी से। न्यू कंपनी 20 लाख रुपए में क्या किया था? विशेष अधिकार खरीदे थे, लेकिन क्या हुआ? वो अपना काम ठीक से नहीं चला पाई। असाधारण घाटा उसके अंदर पड़ गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो विलय करे मूल कंपनी में। सरकार का संरक्षण किसको प्राप्त था? सरकार का संरक्षण विलय कंपनी, इसको न्यू कंपनी को प्राप्त था। उसके बाद बात करें इसका समझौता हुआ किसने कराया? लॉर्ड गोडेल्फिन ने इनका समझौता कराया। ठीक है भाई, ओके। और उसके बाद दो कंपनी की और स्थापना हुई थी। वो किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 19 जनवरी 1694 वाला जो एक्ट था, उसमें जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट कंपनी, यानी कि 4 कंपनियों की यहां पर क्या होगी थी? स्थापना होगी थी मेरे मित्रों। और 1702 में जो आपकी जनरल सोसाइटी इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट कंपनी जो है, इन्होंने क्या किया? विलय के लिए पत्र लिख दिया कि भाई हम आपके साथ क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। हम 5 मिनट और लूंगा दोस्तों, मिलना चाहते हैं। और इसी मिलाई के लिए, ये इनकी मिलाई कब हुई? 1708 में मेरे दोस्तों ये चारों कंपनी आपस में मिल गई, आपस में विलय हुई। इसका मतलब गलत मत निकाल लेना कि भाई मूल रूप से जो कंपनी, एक्चुअली बात ये थी, जो 3 कंपनी, न्यू कंपनी थी, जनरल सोसाइटी कंपनी थी और इंग्लिश कंपनी
इन द ईस्ट कंपनी, ये कंपनी मूल रूप से जो कंपनी थी उस कंपनी के अंदर क्या होगी, ये चारों कंपनियां आपस में मिल गई और एक नया नाम निकल करके आया, एक नया नाम निकल करके आया और वो नाम था द यूनाइटेड, आप लोग लिखेंगे वो जो नया नाम था जो कंपनी था, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the east, into the East Indies, the United Company of Merchants of London trading into the East Companies, East Indies, into the East Indies Company, ये कंपनी नई कंपनी निकल करके आई ईस्ट इंडीज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। अब ये जो नया नाम था ये कब निकल करके आया, 1708 में, और ये नाम कब तक रहा, इतना लंबा चौड़ा नाम कौन याद रखेगा भाई, है ना, जिसको नौकरी चाहिए वो याद रखेगा, कब तक याद रखेगा, 1833 तक याद रखेगा। क्या याद रखेगा कि 1708 से लेकर के 1833 तक जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार कर रही थी उस कंपनी का नाम क्या था, तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी का ये नाम कब से कब तक रहा है, 1708 से 1833 तक। और 1833 का जो एक्ट था, चार्टर था, उसके तहत इस कंपनी का शॉर्ट नाम रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब पड़ा, तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। ये यहां तक जो भी बातें हुई कंपनी को लेकर के वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। यहां पर मैं आप लोगों को एक सेकंड में रिवाइज करूंगा, समय बहुत हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैंने बात करी कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेज 1599 को एक आम सभा हुई, व्यापारियों की सभा हुई। व्यापारियों की सभा ने की योजना बनाई। क्या योजना बनाई? योजना ये बनाई कि हम पूर्वी देशों के साथ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और 1599 में ही उन्होंने एक कंपनी की स्थापना कर दी। कौन सी कंपनी? मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से उन्होंने स्थापना कर दी। और 31 दिसंबर 1600 में इस कंपनी को क्या दे दी? परमिशन दे दी। किसने दे दी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने परमिशन दे दी। बहुत बढ़िया भाई, यहां तक क्लियर हो गया। परमिशन दे दी। कितने दिन के लिए? क्या परमिशन दे दी? परमिशन ये दे दी कि 15 साल तक क्या करेंगे आप? व्यापार करेंगे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। और क्या परमिशन दे दी? विशेष अधिकार परमिशन दे दी कि आपके बिना कोई भी मतलब आपसे बिना पूछे या बिना आपसे मिले कोई भी व्यापार नहीं करेगा। पूर्वी देशों के साथ ये परमिशन उनको मिल गई। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और राजा है, जब इनकी मृत्यु होगी 1603 में मृत्यु होगी। 1609 में एक चार्टर निकाला, जेम्स प्रथम के द्वारा एक चार्टर निकाला गया। और चार्टर क्या था? उस चार्टर में क्या कर दिया, जो परमिशन 15 साल के लिए दी गई थी उस परमिशन को क्या कर दिया इन्होंने? शाश्वत कर दिया। शाश्वत बोले तो अनिश्चित काल तक इस परमिशन को बढ़ा दिया। लेकिन साथ में ये बात भी बोल दी, यदि देश के हित के लिए इस कंपनी को खत्म किया जाएगा तो 3 साल पहले बता करके इस कंपनी को खत्म किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1601 से लेकर के 1612 तक इस कंपनी ने जो व्यापार किया उसमें 20% लाभ हुआ। 1612 में जो एक स्पेशल व्यापार हुआ था 2 लाख पाउंड का, और उसमें 1 लाख पाउंड इन्होंने क्या किया? 1 लाख पाउंड इस कंपनी को बचा था। और यहां पर जो विशेष अधिकार के तहत इनके अलावा कोई व्यापार कर नहीं सकता था। लेकिन यहां पर एक चीज निकल करके आई, वो क्या आई कि कुछ स्वतंत्र व्यापारी थे जो अपने कुछ लोग थे जो अंग्रेज थे, जो भारत के साथ, जो एशिया के साथ, एशिया में क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। वो अपने आप को स्वतंत्र व्यापारी बोलते थे। और इसके बावजूद, परमिशन के बावजूद भी वो लोग व्यापार कर रहे थे। और कंपनी इनको दस्तांजे बोलती थी। दस्तांजे आपसे पूछा जा सकता है कि दस्तांजे का संबंध किससे? तो जो अंग्रेज स्वतंत्र व्यापारी थे उनका संबंध दस्तांजे से रहा है। यहां से फिर हमने आगे बात करी कि किस प्रकार से चार्ल्स द्वितीय ने 1,70,000 पाउंड जो था, 1,70,000 पाउंड कर्जा लिया था। उस कर्जे के एवज में किले बनाने की, न्याय करने की, सेना रखने की, युद्ध करने की, संधि करने की परमिशन किसको दी थी? कंपनी को दी थी। उसके बाद क्या हुआ? जब न्यू कंपनी बनी, कब? 1688 में क्रांति आई। 1688 में क्रांति आई तो जो जेम्स द्वितीय का क्या तख्ता पलट दिया गया। जेम्स द्वितीय का तख्ता पलटा गया। और उस तख्ते पलटने से क्या हुआ? वहां पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई है। और हेमिंग पार्टी वहां पर क्या शासन में, सत्ता में आ गई। वो पार्टी इस बात के खिलाफ थी कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक पार्टी, कोई एक संस्था पूरी देशों के साथ व्यापार करे।
1688 ईस्वी में एक नई कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम था न्यू कंपनी। ये आप लोगों को पता है, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं। जब न्यू कंपनी का रेड ब्रिज नामक एक व्यापारिक जहाज जा रहा था तो दूसरी जो कंपनी थी वो दोनों कंपनियों को आपस में टकरा हुआ, दोनों प्रतिद्वंदियों को आपस में टकरा हुआ और उस कंपनी ने क्या किया, वो जो पहले से जो मूल रूप से जो कंपनी थी उसको जहाज को रोक दिया और अपने विशेष अधिकार पत्र दिखाया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जनवरी के अंदर 19 जनवरी 1694 में एक एक्ट पारित किया गया कॉमन हाउस के अंदर। उसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का कोई भी व्यक्ति एशिया के साथ पूरी देशों के साथ व्यापार कर सकता है, ब्रिटेन का कोई भी संस्था व्यापार कर सकती है जब तक कि संसद उसको मना ना करे। यहां तक क्लियर होगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही व्यापार वो जो 1698 में क्या हुआ, एक घटना घटी। घटना क्या घटी कि आर्थिक मंदी आ गई और उस आर्थिक मंदी से उभरने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, विशेष अधिकारों की नीलामी कर दी और 20 लाख रुपए में न्यू कंपनी ने खरीद ली। अब न्यू कंपनी ने खरीदी तो अमूमन सी बात है, जब इस प्रकार की बात होती है तो देश की गवर्नमेंट का जो रुझान होता है उसी कंपनी की तरफ होता है जो उसको पैसा देती है। और दोस्तों यही हुआ और न्यू कंपनी की तरफ उनका रुझान था। फिर भी वो क्या था, वो जो मूल रूप से जो कंपनी थी मर्चेंट गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज जो कंपनी थी, उस कंपनी के सामने वो टिक नहीं पाई और उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। ऑप्शन क्या था कि वो दोनों कंपनियां आपस में समझौता कर ले और लॉर्ड गोल्डन फिन नामक एक व्यक्ति थे जिसने इनका समझौता कराया। उसके बाद बात करूं मैं 1698 में क्या हुआ, 1698 में दो कंपनियों की स्थापना हुई, जनरल सोसाइटी की स्थापना की गई एंड देन उसके बाद कौन सी इंग्लिश कंपनी इनटू द ईस्ट की भी स्थापना की। और इन कंपनियों ने भी 1702 में अपना विलय के लिए क्या किया, अप्लाई किया कि हम आपकी जो मूल कंपनी उसके साथ विलय करना चाहते हैं। 1708 में इन चारों कंपनी क्या हो गई, इकट्ठी होकर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी के नाम से एक नई कंपनी निकल करके आई। और यह नाम जो इतना लंबा चौड़ा नाम था, यह नाम 1833 के एक्ट तक 1833 में इसका नाम क्या पड़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आज के टॉपिक में कहे अनकहे सुने अनसुने क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बीच में जो कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखनी चाहिए और जो नहीं देखते हैं धोखा खाएंगे, अपनी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी दोस्तों मैं आई वॉर्म रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव कमेंट्स। आप कमेंट्स करेंगे, अगर अच्छी लगती है मे बी 100% कमेंट्स करेंगे, अच्छी नहीं लगती है तो मे बी 1000% आप लोग कमेंट्स करेंगे। पक्का कमेंट्स करके मुझे ताकि मैं उसको अमेंड करूं और आप लोगों को समझाने के लायक इस क्लास को बनाऊं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और नई क्लास के साथ आप लोगों के बीच में। और अगला जो हमारा यहां से टॉपिक रहेगा वो भारत के अंदर अंग्रेजों की सफलता या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर सफलता, वो हमारा टॉपिक रहेगा। कोशिश करूंगा क्लास के अंदर उसको खत्म करने की। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा।